अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी के लेक्चर में पढ़ेंगे परसेप्शन के बारे में। ठीक है, परसेप्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये सेंसेशन की एक एक्सटेंशन है। मैंने आपको पहले बताया था, हमने पहले टॉपिक पढ़ा था सेंसेशन का, उसके बाद हमने अटेंशन पढ़ी थी। तो आज ये उसी चैप्टर का ही थर्ड टॉपिक है, परसेप्शन। तो परसेप्शन जो है वो बेसिकली मैं आपको बता रही थी कि सेंसेशन की एक एक्सटेंशन होती है। सेंसेशन की एक्सटेंशन कैसे होती है कि हम अपने एनवायरनमेंट से डिफरेंट स्टिमुलस लेते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ स्टिमुलस क्या होता है। उसको हम परसीव करते हैं, जब उसकी परसेप्शन बनाते हैं तो वो हमारे पास किसी भी सेंस ऑर्गन की बेस पे होती है। सेंस ऑर्गन हमारा कौन सा हो सकता है? हम अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं कि हम चीज़ों को देखते हैं। बेसिकली हमारा ब्रेन जो है वो हमारी आईज़ को, हमारे हैंड्स को, हमारी सेंस ऑफ टच को और हर टच को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारी सेंसेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। जब हम चीज़ों को अपने सेंसरी प्रोसेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने उनको सेंसरी ऑर्गन से गुजार लेते हैं, तो उनके बारे में हम एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, एक जो है अपना एक थिंकिंग बनाते हैं, एक कॉग्निशन बनाते हैं, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि आप जब सेंसेशन को उसके साथ जब आप एक मीनिंग अटैच कर देते हैं तो आप परसेप्शन बना देते हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं। डेफिनेशन जब हम इसकी देखते हैं तो वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सम स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देम इज कॉल्ड परसेप्शन। यानी परसेप्शन में हम क्या करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से तीन काम करते हैं। क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं स्टिमुलस की, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारी इन तीन चीज़ों से हमारी परसेप्शन बन जाती है। ठीक है, चीज़ों को हम डिफरेंट स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा जो सेंसरी सिस्टम है वो वर्क करता है कि कौन से सेंसरी सिस्टम ने ज़्यादा एक्टिव होना है। सेंस ऑफ टच ने ज़्यादा एक्टिव होना है, सेंस ऑफ स्मेल ने ज़्यादा एक्टिव होना है, ईयर ने ज़्यादा एक्टिव होना है, आई ने ज़्यादा एक्टिव होना है। किसने होना है? उस सेंसेशन के एक्टिव होने से जो भी हमारे पास मीनिंग आता है, उस मीनिंग को हम इंटरप्रेट करते हैं, एक मीनिंग देते हैं। उस मीनिंग को हम क्या कहते हैं कि परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लेक्चर देखते हैं, तो आपकी आईज वर्क करती हैं कि आप देखते हैं, और आपके ईयर वर्क करते हैं कि आप सुनते हैं। तो आप अपने देखने और सुनने को एक मीनिंग दे देते हैं कि अच्छा ये हमारा लेक्चर है। तो लेक्चर जो है वो आपकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है इस चीज़ की, स्टिमुलस की, वीडियो की। स्टिमुलस हमारे पास क्या हो जाता है? वीडियो। तो जब उसको मीनिंग आ जाता है तो मीनिंग जो है वो परसेप्शन हो जाती है। परसेप्शन आपकी क्या हो जाती है कि ये हमारा वीडियो लेक्चर अपडेट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद हम कुछ बात करते हैं। हमारे पास कुछ होती हैं परसेप्शन की हमारे पास कुछ होती हैं स्टेजेस। नंबर 1 पे हमारे पास कौन सी स्टेज है? प्योर
परसेप्शन, फिर हमारे पास मिक्स्ड है, फिर हमारे पास है सिंबॉलिक परसेप्शन। ठीक है, प्योर परसेप्शन क्या होती है? प्योर परसेप्शन, मिक्स परसेप्शन और सिंबॉलिक परसेप्शन जो है ये एज वाइज जो है वो वर्क करती हैं। जबकि बिल्कुल छोटा बच्चा होता है तो वो उसकी परसेप्शन जो है वो बिल्कुल प्योर होती है। एक बच्चा जो है वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कि एक चीज़ जो है वो मेरे व्यू में है और जब वो मेरे व्यू से हट गई है तो वो कहाँ गई है। बच्चा जो है वो ये समझता है कि मेरे सेंस ऑर्गन से जब एक चीज़ हट गई है तो वो एनवायरनमेंट से भी गायब हो गई है। तो ये उसकी बिल्कुल एक प्योर परसेप्शन हो गई। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाती है मिक्स्ड परसेप्शन। मिक्स्ड परसेप्शन क्या होती है कि अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो अपने पीयर्स में भी जाने लग गया है, वो अपने बहन भाइयों से भी, सिबलिंग से भी उसने एक रिलेशनशिप बनानी शुरू कर दी है। तो उसने अपनी परसेप्शन को जो है वो मिक्स कर लिया है लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी परसेप्शंस के साथ। प्योर परसेप्शन जो है वो बिल्कुल वंस ओन परसेप्शन होती है। ठीक है, मिक्स परसेप्शन में साथ थोड़ी पीपल की परसेप्शन भी आ जाती है। ठीक है, और इन दोनों में स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। यानी प्योर परसेप्शन में भी एक बेबी जो है वो परसीव करता है चीज़ों को, तो उसके लिए कोई ना कोई स्टिमुलस जो है वो होना ज़रूरी है। यानी एक बच्चे को जब भूख लगती है और वो अपनी मदर को देखता है कि वो बोल में कुछ ना कुछ डाल के आ रही है, तो बच्चा क्या करता है कि वो बोल को देख के ही अंदाज़ा लगा लेता है, वो एक एस्टिमेशन कर लेता है कि अच्छा अब मुझे खाना मिलने लगा है, मेरी फूड की नीड पूरी होने वाली है। वो जो बोल था वो स्टिमुलस था। ठीक है, मिक्स परसेप्शन में क्या था कि उसने दूसरों को ऑब्जर्व भी किया और उनके एक्सपीरियंसेस से भी चीज़ों को परसीव किया। तो उसने अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स थे उनकी बेस पे उसने परसेप्शन बनाई। यहाँ पे भी उसको एक स्टिमुलस उसके पास था, उस स्टिमुलस पे उसने रिएक्ट किया अपनी परसेप्शन की बेस पे और लोगों की परसेप्शन की बेस पे। ठीक है, सिंबॉलिक परसेप्शन में क्या होता है? सिंबॉलिक परसेप्शन में ये होता है कि स्टिमुलस का होना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे आपका जो सेंसरी ऑर्गन्स जो आपके हैं, आपका जो परसेप्शन सिस्टम है वो इतना एक्टिव और इतना वेल फॉर्म्ड और इतना वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका हुआ होता है, ये अडल्ट्स में होती है। तो क्या होता है कि आपको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती। जैसा मैंने आपको इस स्टेज में बताया कि बेबी जो है वो बोल देख के अंदाज़ा लगाता है कि मुझे खाना मिलने लगा है। इसमें क्या होगा कि अगर आप बेबी के सामने किसी चीज़ का नाम लेंगे या आप क्या करेंगे कि बेबी जो है वो थिंक करेगा किसी चीज़ के टेस्ट के बारे में, बोल को देख, इसमें क्या करेगा बच्चा, एक बोल को देख के वो देख लेगा कि मेरी फूड की नीड पूरी होने लगी है, मुझे खाना मिलने लगा है। सेकंड में बच्चा क्या करेगा कि वो बोल को देख के चीज़ जो उसमें होगी वो उसको अंदाज़ा कर लेगा उस चीज़ को देख के कि मुझे ये वाली चीज़ खाने के लिए दी जा रही है तो अच्छा इसका ये टेस्ट होगा। सिंबॉलिक परसेप्शन में क्या होगा कि बच्चा जो है वो एडल्ट बन चुका होगा, उसकी परसेप्शन बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी भी होगी, तो उसको अगर कोई बॉल या प्लेट नज़र नहीं भी आएगी, उसके सामने किसी चीज़ का नाम भी लिया जाएगा तो वो उसके माइंड में उस चीज़ का जो एक टेस्ट डेवलप हुआ होगा वो आ जाएगा। जैसे हम नाम लेते हैं कि फ़लाँ रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, फ़लाँ जगह का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, खाना पीना ये वो, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको सिंबॉलिकली परसीव कर रहे होते हैं। हमारे सामने वो खाने की चीज़ नहीं होती, हमारे सामने स्टिमुलस नहीं होता, हम अपनी इमेजिनेशन को वर्क में लाते हुए सिंबॉलिकली परसीव करके बता रहे होते हैं कि वहाँ की ये चीज़ अच्छी है तो और वहाँ की ये चीज़ अच्छी नहीं है। अपना जो हमारा एक्सपीरियंस होता है हम उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम परसीव करने के लिए उसको। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्टेजेस थी, ये एज वाइज वर्क करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गेस्टॉर्ड लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन।
गेस्टॉल्ट लॉज जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली ये गेस्टॉल्ट एक प्रिंसिपल है, एक गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट है जिस पे ये वर्क करते हैं। गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हमें क्या बताता है, ये हमें ये कहता है अ होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी होल जो है वो हमारे पास ग्रेटर है देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी अगर हम चीज़ों की बात करते हैं साइकोलॉजिकली कि क्या है कि कंप्लीट परसेप्शन जो है वो ग्रेटर है एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से। वो किस तरह से कि जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये हम परसेप्शन का लेक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग टॉपिक देखें तो सबसे पहले परसेप्शन लिखा हुआ है, फिर गेस्टॉल्ट रूल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, फिर गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स लिखा हुआ है, कंप्लीट परसेप्शन इज ग्रेटर देन एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ है। ये क्या हो गया, ये मैंने आपको बाय पार्ट जो है वो बताया है कि अलग अलग बताया है। तो ये आपको बाय पार्ट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको अलग अलग डिटेल मिलेगी, ठीक है। कंप्लीट परसेप्शन आप इसकी क्या होगा कि आप देखेंगे कि हम लेक्चर पढ़ रहे हैं और हम लेक्चर पढ़ रहे हैं परसेप्शन के बारे में, ठीक है। तो हमारी थिंकिंग जो है वो इस तरह से वर्क करती है गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट में परसेप्शन के अकॉर्डिंगली कि चीज़ों का जो सम होता है यानी एक एज अ होल परसेप्शन होती है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल होती है रादर देन अगर हम उसके पार्ट्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हर पार्ट की जो है वो आगे से अपनी नेचर होती है। वो नेचर जो है अगर हम उसको फर्दर ज़्यादा डिटेल स्टडी करें तो वो समटाइम्स हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो चीज़ों को एज अ होल कंसिडर करना जो है वो एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे होता है उनके बारे में थिंक करने का, ये गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट है। तो ये जो प्रिंसिपल हैं ये इस स्कूल ऑफ थॉट की बेस पे वर्क करते हैं। अब हम प्रिंसिपल्स को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल आता है फिगर एंड ग्राउंड का। फिगर एंड ग्राउंड का प्रिंसिपल जो है वो हमें क्या कहता है कि हम चीज़ों को परसीव करते हुए अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हुए जिस चीज़ को हम फोकस करते हैं, जिस चीज़ पे हम मेन अपनी अटेंशन रखते हैं वो हमारी फिगर होती है, और जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं फिगर को परसीव करते हुए वो हमारा ग्राउंड होता है। बेसिकली ग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये एक परसीव्ड, आप अगर इसको समझें कि ये एक ट्री है तो जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक एज अ होल, जब आप इसको परसीव करेंगे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फिगर है, ठीक है, ये ट्री है। लेकिन जब आप इसको इसके ग्राउंड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले पूरा ये जो सारा एरिया है ये वाइट है और वाइट एरिया के ऊपर कोई छोटी सी फिगर बनी हुई है, ठीक है। यानी जब आपने इस चीज़ को देखा तो ये आपका फिगर हो गया और ये चीज़ आपकी वाइट एरिया आपका ग्राउंड हो गया। लेकिन जब आपने इस वाइट वाले पोर्शन पे फोकस किया तो ये आपका फिगर हो गया वाइट वाला एरिया और ये आपका ग्राउंड हो गया। यानी फिगर जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड हो जाता है, वो चीज़ें जिनको हम कॉन्शियसली अटेंड करते हैं, विलिंगली अटेंड करते हैं, और ग्राउंड जो है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हो जाता है, ठीक है जी। ये है हमारे पास फिगर एंड ग्राउंड का कंसेप्ट। फिगर एंड ग्राउंड का कंसेप्ट जो है वो ये है कि बेसिकली चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड में
शिफ्ट होती रहती हैं, समटाइम्स बैकग्राउंड में और समटाइम्स फ्रंट में। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है प्रॉक्सिमिटी। जो चीज़ें आपस में जितने क्लोज होती हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्म बना देती हैं। ठीक है, जैसे मैं ये आपके पास लाइंस ड्रॉ करूं, ठीक है, अब ये मैंने बिल्कुल रैंडमली लाइंस ड्रॉ की हैं, तो क्या हुआ है कि आपके माइंड ने इनको परसीव कर लिया है कि ये 3 जो है वो पेयर ऑफ लाइंस हैं और 1 जो है वो सिंगल लाइन है। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो आपका माइंड इसको ऐसे परसीव करेगा कि ये 4 पेयर्स ऑफ लाइंस हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो आपका माइंड इसको ऐसे परसीव करेगा कि ये 3 जो है वो पेयर्स ऐसे हैं कि 2 लाइंस हैं और एक जो है वो ऐसा है कि उस पर 3 लाइंस हैं। यानी जो चीज़ें आपस में क्लोज होती हैं, जो उनका फिजिकल डिस्टेंस होता है वो ये डिटर्मिन करता है कि आप उनको किस तरह से देखते हैं। जो चीज़ें क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं, एक दूसरे के करीब होती हैं, आप उनको एज अ होल परसीव कर लेते हैं। यानी आपने इसको 2 लाइंस परसीव कर लिया है, इसको 2 लाइंस, इसको 2 लाइंस और इसको 3 लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल हमारे पास कैसे वर्क करता है? ये मैंने आपके सामने एक बिल्कुल एक वेग डायग्राम बनाई है। तो सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल क्या होता है कि जो चीज़ें सिमिलर होती हैं आपका ब्रेन उनको एज अ होल परसीव कर लेता है। ये छोटे छोटे सर्कल्स थे, जब हमने इनको जोड़ा तो हमारे पास एक क्रॉस की शेप बन गई। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल एक वेग जो है वो शेप्स बनी हुई हैं, लेकिन सर्कल्स जो हैं वो एक जैसे लग रहे थे। जब हमने उनको अटैच किया तो वो एक हमारे पास क्रॉस बन गया। अगर हम लाइन पे इन पे फोकस करें तो जो हमने इन पे फोकस किया तो इनकी भी लाइंस बनती गई। यानी जो चीज़ें सिमिलर होती हैं आपका माइंड उनको उनकी एक शेप बना लेता है। ये वाली चीज़ें आपस में एक दूसरे से सिमिलर थी इसलिए इनका क्रॉस बन गया, ये वाली चीज़ें ऐसे सिमिलर थी इसलिए उनकी लाइन बन गई। अब आगे हम बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म का प्रिंसिपल आपके पास कैसे वर्क करता है? ये मैंने एक बिल्कुल वेग सी डायग्राम बनाई है। अगर आप इस पर गौर करें तो आपको लगेगा कि ये वाले जो नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये एक रेक्टेंगल है। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये दूसरी ट्रायंगल है, और अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो लगेगा कि थर्ड ट्रायंगल है। यानी जो चीज़ें एक तरह की फॉर्म में होती हैं, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में होती हैं, आपका माइंड उनको एक शेप दे देता है। यानी इस फिगर को देख के अगर आप फॉर्म की बेस पे एनालाइज करें तो आप ये कहेंगे कि ये 3 जो हैं वो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, सॉरी 3 जो हैं वो रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, 1 2 और ये 3।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर 5 पे कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूएशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये अब अगर आप इसको देखें तो आपका माइंड इसको ऐसे परसीव करेगा कि ये एक कॉन्टिन्यूटी में जा रही हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्म की बेस पे इसको एनालाइज करें जो हमने पहले देखा, तो आप कहेंगे कि ये एक जार की फॉर्म है, 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 ये एक जार की फॉर्म है। ठीक है, लेकिन जब आप कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये चीज़ जो है वो यहाँ से कंटिन्यू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। यानी जो चीज़ें एक कंटिन्यू शेप में जा रही होती हैं, आपका माइंड उनको ये समझ लेता है कि ये चीज़ जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही है और ये चीज़ कंटिन्यू कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारे पास क्लोजर का। क्लोजर का प्रिंसिपल क्या होता है, यानी आपका माइंड जो है वो चीज़ों को उनके क्लोजर के बेस पे रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब ये मैंने आपके सामने डॉट्स डाले हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो इसको ऐसे परसीव कर रहा है कि ये एक ट्रायंगल की शेप है। यानी अगर कोई चीज़, कोई फिगर कंप्लीट नहीं भी होती तो आपका माइंड, चूँकि आपने अपने माइंड में एक परसेप्शन बनाई होती है, एक मेमोरी आपकी सेव हुई होती है शेप्स को लेके, चीज़ों के बारे में कि इस चीज़ की शेप ऐसे है, ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, तो आपका माइंड उन चीज़ों की उन परसेप्शन की बेस पे उस क्लोजर को एसोसिएट करते हुए उन फिगर्स को कंप्लीट कर लेता है। अब जैसे मैं ऐसे बनाऊँ तो आपका माइंड इसको परसीव कर लेगा कि ये एक ओवल शेप है। ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कॉमन फेट। कॉमन फेट का प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन अ फ्यू स्टिमुलाई आर मूविंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन दे आर परसीव्ड एज अ ग्रुप। यानी अगर आप देखें, आप रोड पे जा रहे हो या आप कहीं भी जा रहे हो, इस रोड की एक ये साइड है, एक ये साइड है, कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं। ठीक है, वो एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, वो एक जगह पे जा भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो चूंकि एक जो इस सारे एरिया में लोग खड़े हैं, आपका माइंड उनको एक ग्रुप की फॉर्म में परसीव कर लेगा। जो इस एरिया में खड़े हैं, आपका माइंड उनको एक ग्रुप की फॉर्म में कंसीडर जो है वो कर लेगा। यानी एक ऐसे कुछ ऐसे स्टिमुलाई जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, आप उनके बारे में ये डिटर्मिन कर लेते हैं कि ये एक ही जो है वो ग्रुप का हिस्सा है और एक ही जगह पे जा रहे हैं और इनका एक ही एम है और ये एक ही वर्क कर रहे हैं, एक ही चीज़ से एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कंटेक्स्ट क्या होता है कि समटाइम्स जो सिमिलर थिंग्स भी होती हैं वो कंटेक्स्ट की वजह से सिमिलर जो हैं वो नहीं दिख रही होती। जैसा आप ये स्मॉल सर्कल बनाएं,
फिर आप सर्कल की ज़रा शेप चेंज कर दें, फिर और चेंज कर दें, फिर इसकी और चेंज कर दें, और चेंज कर दें, और चेंज कर दें, और करते करते आप इस तरह की शेप में ले आएँ। यानी ये सारे जो हैं ये डिफरेंट सर्कल्स की ही शेप हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका माइंड जो है वो इसको ज़ीरो परसीव करेगा। यहाँ से परसीव होते 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 जब आपका माइंड यहाँ आएगा तो ये आपका माइंड इसको एक पीयर शेप ऑब्जेक्ट जो है वो परसीव करने लग जाएगा। यानी चीज़ों का जो कंटेक्स्ट होता है वो समटाइम्स उनकी परसेप्शन को अफेक्ट कर देता है। यानी यहाँ से वही चीज़ आपको और दिख रही थी, यहाँ तक आते आते वो चीज़ आपको और तरह से दिखने लग गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ आपको और लगेगी, यहाँ से जाते जाते अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये चीज़ आपको और लगने लग जाएगी। ये हम कहते हैं कंटेक्स्ट का प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमने पढ़ा सबसे पहले परसेप्शन, उसके बाद हमने स्टेजेस पढ़ी, उसके बाद कुछ हमने रूल्स पढ़े, गेस्टाल्ट रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर परसेप्शन के बारे में, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।